देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों के पास पेन या कॉपी या बुक है, आप पहले उन सबको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। क्योंकि मैं जैसे ही बताऊंगा आप लोग बुक में देखने लग जाओगे या फिर कॉपी में लिखने लग जाओगे, तो ऐसे आपके लोगों के समझ में नहीं आएगी। मैं जो डेफिनेशन बताऊंगा बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगी, एकदम माइंड में सेट हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक शब्द भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। ज़रा देखना कैसे। देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? दर्पण है। क्या टॉपिक है? दर्पण। तो दर्पण देखना क्या चीज होती है, दर्पण होता क्या है। देखो, जब भी कोई तल कैसा हो, जब कोई तल चिकना तथा चमकदार हो। कैसा हो? जब कोई तल चिकना तथा चमकदार हो और वो प्रकाश के अधिकांश भाग को वापस लौटा दे, ऐसे तल को हम दर्पण कहते हैं। ऐसे तल को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? अब किताबी भाषा की परिभाषा याद मत करना, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सरल है। ऐसा कोई तल हो जो चिकना हो तथा चमकदार हो और वो प्रकाश के अधिकांश भाग को, अधिकांश मतलब ज्यादा भाग को वापस लौटा दे, बस वही हमारा दर्पण कहलाता है। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अब हम दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। एक समतल और एक गोलीय। इन दोनों को बताने से पहले मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, तो छोटी सी देखना। क्या चीज? अगर मान लो मेरे पास ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, तो इस दर्पण में क्या होगा? देखो, मैं जिस ओर से देखूंगा तो उस ओर से, जिसको, जैसे मैं यदि यहाँ से देख रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास देखो ये शीशा है, ये मेरे पास शीशा है, इसको मैं क्या करूंगा? यदि मैं इसमें देखूंगा तो मैं इसमें हंसी तो देखूंगा, क्या हंसी देखूंगा? पीछे से दिख जाएगी मेरी शक्ल? नहीं दिखेगी ना, मैं इसमें हंसी तो देखूंगा। तो ये वाला जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या बोलते हैं इस वाले पृष्ठ को? परावर्तक पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जहां से प्रकाश पड़कर वापस जाता है, गिरकर लौटकर चला जाता है, वो वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। यहाँ से प्रकाश आएगा, अगर यहाँ से लौट कर चला आएगा तो ये वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। अच्छा, चलो भाई, ये भी बात समझ में आ गई, परावर्तक पृष्ठ हो गया ये। अच्छा, अब देखना, परावर्तक पृष्ठ समझ में आ गई तो समझ लो ये भी समझ में आ गई। समतल दर्पण बहुत ही सरल। समतल आप लोगों ने नाम सुना होगा समतल, लेकिन पर क्या है, वो हिंदी का वर्ड है। ये जो समतल है आप लोगों ने इंग्लिश में बहुत सुना होगा। अरे ये वाला पेज एकदम प्लेन है, ये वाला कॉपी एकदम प्लेन है। सुना है कि नहीं सुना? आप बोलते होंगे ये वाली कॉपी एकदम प्लेन है, तो जो आप प्लेन बोलते हो, प्लेन, उसी को हम हिंदी में समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। लेकिन पर हम लोगों ने क्या सुना? ज़्यादातर प्लेन प्लेन करते रहते हैं। उसकी हिंदी तो देखो क्या बोलते हैं उसको? समतल। तो आप लोग समझ होंगे प्लेन दर्पण मतलब कि ऐसा दर्पण जो एकदम प्लेन हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन पर परिभाषा में ये थोड़ी ना लिखेंगे, आप परिभाषा सुनना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उससे हम समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आई? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उससे हम समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, अब गोलीय दर्पण सुनना। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। अब आप लोग समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण की परिभाषा पर क्या होगी। बिल्कुल सरल, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक जो पृष्ठ है वो ऐसे हो जाए, गोलीय हो जाए, तो गोलीय दर्पण। सिंपल है कि नहीं है? अब देखना, यदि हो सकता है गोलीय दर्पण की आपकी बुक में कोई भी परिभाषा दो, हमको उससे मतलब नहीं है। क्योंकि बुक में कैसे देगा? ऐसा दर्पण नहीं, ऐसे नहीं देगा। बुक में वो कैसे देगा? जरा सुनना। कांच के किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर यदि पॉलिश कर दी जाए और दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करे, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। हमको इतनी बड़ी परिभाषा याद नहीं करनी है, हम केवल क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। बस परिभाषा हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक दर्पण है, ये मेरे पास एक दर्पण है। देखो, आपको चमकीला दिख रहा होगा और चिकना भी है। यदि मैं इस पर लाइट डालूंगा, प्रकाश पड़ेगा, तो ये प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देगा कि नहीं लौटा देगा? तो ये मेरे पास क्या है? एक दर्पण है। अब दर्पण की खास बात क्या होती है, जरा देखना। दर्पण जो होता है उसका जो सामने वाला जो पृष्ठ जो होगा, जिसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, वो हमने जो बताया था परावर्तक पृष्ठ, वो हम इसको बोलते हैं। और इसके पीछे देखो पॉलिश होती है। इसके पीछे क्या होती है? पॉलिश होती है। ये जो पॉलिश जो होती है वो टिन तथा पारे की होती है, टिन और पारे की होती है। और ये जो पॉलिश जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये देखो छूटती नहीं है, ये छूटती नहीं है। और क्या करते हैं, ये वाली जो
पृष्ठ जो होता है उसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण है। दर्पण है मतलब कि दर्पण कैसा होता है, सामने से तो चिकना होगा और इसके पीछे पॉलिश हो रही होगी, इस टाइप का दर्पण होता है। अब देखो ये जो मेरे पास जो गोलीय जो दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। पहला टाइप तो होता है हमारे पास उत्तल दर्पण, और दूसरा जो टाइप जो होता है वो होता है हमारे पास अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। दो टाइप के हमारे पास गोलीय दर्पण होते हैं। पहला टाइप उत्तल दर्पण, दूसरा टाइप अवतल दर्पण। अब आप लोग बोलोगे उत्तल और अवतल ये क्या चीज़ आ गई भाई, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अभी हम आपको चम्मच की सहायता से समझाते हैं। चम्मच होती है ना, इससे चावल खाते हैं, उसकी सहायता से समझाते हैं। जरा देखना, देखो ये आ गई मेरे पास चम्मच, ये मेरे पास चम्मच आ गई। अब जरा देखना उत्तल, उत्तल आपको याद रखने की बिल्कुल सरल ट्रिक बताता हूँ कैसे। उ तल, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। क्या, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। अभी अभी हमने दर्पण देखा, दर्पण क्या होता है, एक कांच की एक प्लेट होती है, चाहे वो गोल हो चाहे वो सीधी हो, ठीक है। कांच की एक गोलाकार यदि प्लेट होगी तो उसकी एक साइड यदि पॉलिश हो रही होगी तो दूसरा साइड परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। तो गोलीय दर्पण कैसा होता था, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता था। तो गोलीय दर्पण दो टाइप का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो जाहिर सी बात है उत्तल और अवतल दर्पण जो होंगे वो भी गोलीय दर्पण होंगे। क्यों, क्योंकि गोलीय दर्पण की तो भाग है कि नहीं है। तो देखो उत्तल दर्पण जो होता है वो कैसा होता है, जरा देखना। उत्तल मतलब कि इसका जो उभरा हुआ भाग है, इसका उभरा हुआ भाग कौन सा है, यही तो है, देखो ऊपर वाला, है कि नहीं है, यही तो है इसका उभरा हुआ भाग। और दबा हुआ भाग पर पॉलिश हो रही होगी, किस पर, दबे हुए भाग पर पॉलिश हो रही होगी। और अवतल दर्पण में जरा देखना, अवतल दर्पण जो होगा इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो रही होगी, और ये जो दबा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का। उत्तल दर्पण में कौन सा होगा, जो उभरा हुआ जो भाग होगा वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का। अब जरा देखना, स्पून को ऐसे पकड़ लेना, ऐसे, ये उभरा हुआ भाग है, देखो ये उभरा हुआ भाग है, देखो उभरा हुआ भाग है। जो उभरा हुआ मतलब कि उल्टी स्पून, उल्टी चम्मच, जो उल्टी जो चम्मच होती है, उल्टी चम्मच का भाग जो होता है वो कैसा होता है, उभरा हुआ। तो इस साइड पे यदि मैं अपनी शक्ल देखूंगा तो ये वाला जो दर्पण जो होगा, मान लो यदि मैं इसको दर्पण मान लूँ तो ये वाला जो दर्पण जो होगा वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। मैंने क्या बोली, जिसका उभरा हुआ भाग चमके, मतलब कि उभरा हुआ भाग कैसा होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ का काम करना चाहिए। देखो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा, यदि मैं इस पर लाइट डालूंगा तो अधिकांश भाग को ये लौटा देगा, यदि इस पर और शाइनिंग होती तो ये ज़्यादातर भाग को लौटा देता। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्पून है इसको हम यदि यहाँ से देखेंगे तो ये उत्तल दर्पण है, यहाँ से देखेंगे तो ये अवतल दर्पण है। मैंने क्या बताई, जरा देखना, देखो ऐसा दर्पण। अब उत्तल और अवतल दर्पण की परिभाषा सुनना जरा। ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करे और दबे हुए भाग पर पॉलिश हो, वो दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण की सुनना, ऐसा दर्पण जो दबा हुआ भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ हो और उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो ऐसे बना दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। बस समझ में आई कि नहीं आई। अब याद करने की ट्रिक सुनना, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, उभरा हुआ भाग और उत्तल दर्पण होगा, मतलब कि ऐसा भाग उभरा हुआ जिसमें हम अपना शक्ल देख सकें वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। और फिर बचा शेष वो तो अवतल दर्पण होगा ही। समझ में आई कि नहीं। अच्छा अब देखेंगे हम आगे वाले। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। इनकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, इन गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी, ये परिभाषा होती है। इन परिभाषाओं को एक भी शब्द याद नहीं करना पड़ेगा, जरा देखना कैसे। अब जरा देखना कैसे, हम बताते हैं कैसे। देखो अब हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि उभरे हुए भाग पर भाई पॉलिश कर दी, तो ये दबा हुआ जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। तो ये कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। समझ गए हम, अवतल दर्पण है। चलो अब जरा देखना, सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूँ किसकी, ध्रुव की। किसकी परिभाषा बताता हूँ, ध्रुव की। अच्छा अब इस ध्रुव की परिभाषा सुनना, इतनी सरल है कि याद हो जाएगी एक बार में। कैसे कि किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक दर्पण है, इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो कौन सा है, ये वाला है। इसका जो मध्य जो बिंदु होगा, मान लो ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये जो होगा यही हमारे पास ध्रुव होगा। क्या होगा, ध्रुव होगा। बस
किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हो गई परिभाषा। और इसको P से दर्शाते हैं। किससे? P से दर्शाते हैं। P फॉर पोल, मतलब कि पोल को, ध्रुव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो इसको हम P से दर्शाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई ध्रुव की? अच्छा, अब नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं। कौन सी? पहले हमने पढ़ ली ध्रुव की, अब हम पढ़ेंगे किसकी? चलो फोकस की पढ़ा लेते हैं। अब हम फोकस की नहीं, पहले अब हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र की। किसकी? वक्रता केंद्र की। अब आप लोग बोलोगे वक्रता केंद्र ये क्या होता है? अब जरा देखना, ये जो दर्पण जो बनाया है हमने, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाया है? अवतल दर्पण। ये जो हमने जो अवतल दर्पण जो बनाया है, ये देखो किसी ना किसी गोले का तो भाग लग रहा है हमको। यदि मैं इस गोले को यदि मैं बनाऊं, देखो ऐसे, यदि मैं बड़ा करूं इसको, वैसे ही मान लेते हैं कि हम इसको, अब हम इसको ऐसे बड़ा करेंगे, तो क्या ये इस वाले गोले का तुमको भाग नहीं लग रहा है? ऐसा एक गोला होगा, उसमें से हम इसको काट देंगे, तो मतलब कि ये गोले का भाग है। गोले का भाग मान सकते हैं हम। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये गोला होगा और उसमें से काट दिया है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये उसमें से बना हुआ है। तो जिस गोले से कटकर ये दर्पण बना होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आई? दोबारा सुनिए वक्रता केंद्र की परिभाषा कि ये जो गोलीय जो दर्पण है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आई? ये जो गोलीय जो दर्पण है, जिस भी गोले का जो भाग है, किसी न किसी गोले का तो होगा, तो उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसको हम किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई वक्रता केंद्र? अच्छा, अब सुनना, हमारे पास वक्रता केंद्र भी हो गई। अब किसकी बताएंगे? अब हम तुमको देखो, वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं? हम सी से दिखाते हैं। ध्रुव हो गया, ध्रुव को उसको दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। अब बताते हैं नंबर तीसरी देखना। तीसरी जो परिभाषा है वो हम आपको बताते हैं किसकी? मुख्य अक्ष की। किसकी बताते हैं? मुख्य अक्ष की बताते हैं। किसकी बताते हैं? मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की परिभाषा सबसे इजी है। क्या? कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बस खत्म। समझ में आई कि नहीं आई? भाई वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को, जैसे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बस समझ में आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखना। ये हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। इसको लिख दो यहाँ पर नाम, मुख्य अक्ष। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखना, अब हम बात करेंगे किसकी? वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या देखना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? क्या? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या देखना, वक्रता त्रिज्या की भी डेफिनेशन जो है वो इतनी सरल है कि बस याद हो गई, समझ लो। क्या है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा सुन लो, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गई? अच्छा, अब सुनना, देखो वक्रता त्रिज्या, वैसे त्रिज्या होती क्या है? मान लो मेरे पास एक ये सर्कल है, तो ये मतलब कि वृत्त है, तो इस वृत्त के जो केंद्र है, इस केंद्र से जो परिधि तक की जो दूरी होती है वही हमारे पास त्रिज्या होती थी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? भाई ये भी तो एक गोला बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो इस गोले की परिधि से इसके केंद्र तक के बीच की दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी। लेकिन पर हम दर्पण में बात कर रहे हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, अब बात आई किसकी? मुख्य फोकस की। किसकी बात आई? फोकस की। अब हम पांचवी जो परिभाषा है वो हम पढ़ेंगे किसकी? फोकस की। अच्छा, फोकस देखना, किसकी पढ़ेंगे अब हम? फोकस। अब देखो फोकस क्या चीज़ होती है। आप लोग बोले फोकस, फोकस क्या चीज़ होती है? जरा देखना, बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है। अभी मैं किसके लिए बता रहा हूँ? केवल अवतल दर्पण के लिए। देखो ध्रुव की डेफिनेशन, चाहे अवतल दर्पण हो
चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम है। वक्रता केंद्र की अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम है। मुख्य अक्ष की दोनों के लिए सेम है। वक्रता त्रिज्या की दोनों के लिए सेम है। फोकस की दोनों के लिए अलग है। जरा देखना कैसे। अब जरा देखो, पहले मैं बताता हूँ आपके लिए अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए फोकस की डेफिनेशन देखना क्या होती है। मुख्य अक्ष के समांतर, किसके? मुख्य अक्ष ये रही मेरे पास, और मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? दोनों रेखाएं चलनी चाहिए बिल्कुल, इन दोनों के बीच की दूरी एकदम बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों के बीच की दूरी एकदम बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? मुख्य अक्ष ये रही, मुख्य अक्ष के समांतर खींचनी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। अब आप लोग बोले किरणें क्या होती हैं? प्रकाश की किरण क्या होती है? जब भी प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, जब भी प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है तो हम उसको किरण कहते हैं। बस समझ में आ गई? बच्चों के लेजर लाइट देखी होगी, बच्चे खेलते हैं, कभी बिच्छू बना देंगे, कभी तितली बना देंगे, तो वही वाली जो लेजर लाइट देखी होगी रेड कलर की, इसमें से लाइट निकलती है, वो भी क्या है? एक किरण है। क्यों? क्योंकि उसमें से प्रकाश जो निकल रहा है वो एकदम सीधी रेखा में जा रहा है, तो वो क्या होगा? वो जो प्रकाश जो है वो क्या होगी? वो एक किरण का काम करेगी। किसका? किरण का। ऐसे ही यहाँ से अगर मान लो मैंने एक लेजर लाइट डाली रेड कलर की, उसमें से सारे लेंस निकाल दिए, बिच्छू वगैरह के सब निकाल दिए, तो उसमें से एक रेड लाइट जाती है, तो वही वाली मैंने यहाँ पर दिखाई। तो क्या होगा? जब भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर, यहाँ से भी गई एक और किरण और यहाँ से लौट कर आ गई, यहाँ से गई, यहाँ से लौट कर आ गई, यहाँ से गई, यहाँ से लौट कर आ गई। मैं इन सबको साफ कर देता हूँ फोकस को समझाने के लिए, जरा देखना। ठीक है, और एक किरण भेजी मैंने इसके नीचे से और दर्पण के नीचे से, तो वो इधर से चली आएगी, ऊपर चली जाएगी। एक और किरण गई ऐसे समांतर, तो वो भी इसके ऊपर चली आएगी। चली गई कि नहीं चली गई? अब इसको हम फोकस कहते हैं। आप लोग बोलोगे ये क्या हो गया, परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? तो जरा सुनो। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस और फोकस दोनों एक बात होती है। ठीक है, अब जरा सुनना, समझ में आई? दोबारा सुन लो। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हमारे पास ये रही, ये हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये भी इसके समांतर है मुख्य अक्ष के, और ये दोनों भी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर, देखो दर्पण से टकराई हैं सभी किरणें, जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी, देखो दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर आकर मिलेगी, इसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। बस ये आपकी परिभाषा हो गई। जब भी मुख्य, याद करो, जब भी मुख्य, याद मत करो सॉरी, मतलब कि समझो, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। हो गया काम, चलो ठीक है। इस मुख्य फोकस जो होती है इसको हम कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। चलो ये भी है, पता चल गई। ठीक है, फोकस भी हो गया। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास आती है 6 वाली चीज, फोकस दूरी। क्या आती है? फोकस दूरी। समझ में आई? फोकस तक समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी समझना क्या होती है? अरे भाई जैसे वक्रता त्रिज्या थी वैसी फोकस दूरी है। क्या है? फोकस क्या है हमारे पास? अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर सा बना देते हैं। चलो ऊपर बना देते हैं, इसके यहाँ पर बना देते हैं, हम यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेचारा बिगड़ गया पूरा चित्र, तो इसलिए हम समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर बना दिया। देखो फोकस हमारे पास ये आ गया, मान लो प्रकाश की किरणें टकरा कर यहाँ पर आकर मिलेंगे, ये फोकस बन गया। वक्रता केंद्र ये हो गया, जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव हमारे पास ये हो गया, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हमारे पास वक्रता त्रिज्या ये हो गई, इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब आई हमारे पास फोकस दूरी, तो फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब कि इस वाले एफ से इस वाले पी तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हो गया काम। अब देखना, हमारे पास सारी की सारी परिभाषा हो गई। ध्रुव की हो गई, वक्रता केंद्र की हो गई, मुख्य अक्ष की हो गई, और फोकस दूरी की हो गई, और ये हमारे पास सारी हो गई, फोकस की भी हो गई। अच्छा। अब दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे क्या कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और
अपवर्तन के साथ साथ और भी हम जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य। अच्छा, एक और बात हम आपको बताते हैं, सूरज क्या होता है। सूरज वैसे होगा यहाँ पर, होगा यहाँ पर, लेकिन पर हमको दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर दिखता है सूरज हमको। हमको असली सूरज नहीं दिखता है, नकली सूरज दिखता है। कौन सा सूरज दिखता है, नकली। लेकिन पर दिखता कैसे है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आसमान कैसे नीला दिखता है, ठीक है। और सूरज उगते टाइम और डूबते समय, उगते समय और डूबते समय कैसे लाल होता है। और जब दोपहर का जब टाइम होता है, जब सूरज हमारे सिर के ऊपर आ जाता है, तो वो कैसे चमकीला हो जाता है, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। उसमें परावर्तन भी, अब बर्तन पढ़ेंगे, सॉरी परावर्तन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब बर्तन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को ये मेरे समाप्त करते हैं।